students, welcome back to NCLEX question series part 8. So here is the question. A client with a 3-day history of nausea and vomiting presents to the emergency department. The client is hypoventilating and has a respiratory rate of 10 breaths per minute. The ECG monitor displays tachycardia with a heart rate of 120 beats per minute. ABG are drawn and the nurse reviews the client expecting to note which finding. Options are a decreased pH and an increased PaCO2, an increased pH and decreased PaCO2, a decreased pH and decreased bicarb, an increased pH and increased bicarb. तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि एक क्लाइंट है जिसको नॉजिया वॉमिटिंग हुई है, ठीक है, उस नॉजिया वॉमिटिंग की वजह से 3 दिन तक उसको नॉजिया वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से अब उस क्लाइंट को हाइपोवेंटिलेटिंग देखने को मिल रहा है क्लाइंट में, मतलब हाइपोवेंटिलेट कर रहा है क्लाइंट. उसका रेस्पिरेटरी रेट भी क्या है 10 ब्रेथ्स पर मिनट, दैट मीन्स ब्रेडिप्निया है. ईसीजी देखी तो मॉनिटर पे टैकीकार्डिया देखने को मिला है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है जो कि 120 बीट्स पर मिनट हो गया. अब उस क्लाइंट का जब एबीजी ड्रॉन किया, मतलब निकाला गया, तो नर्स उनमें से क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी इसमें से. अब मैंने आपको तो जब भी किसी क्लाइंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है तो उस टाइम पे उस क्लाइंट को क्या होता है, हमेशा कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस का रिस्क होता है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस. तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होगा तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में क्या होता है, हमेशा एल्कलाइन पीएच क्या होता है, इंक्रीज होता है, पीएच बढ़ गया. और मेटाबॉलिक केस में हम हमेशा क्या देखते हैं, पीएच के साथ बाइकार्ब. तो मैंने बोला था रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, तो मेटाबॉलिक में इक्वल रहेगा तो पीएच भी बढ़ा हुआ रहेगा और बाइकार्ब भी बढ़ेगा. तो ऐसा देखो इनमें से जिसमें पीएच भी बढ़ा है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा है. तो पहले ऑप्शन में तो पीएच कम है, दूसरे ऑप्शन में पीएच बढ़ा हुआ है लेकिन ये PaCO2 के साथ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में पीएच कम है तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है. फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज पीएच विद इंक्रीज बाइकार्ब, तो फोर्थ ऑप्शन इस केस में हमारा आंसर होगा. तो मतलब पेशेंट को क्या हो रखा है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The nurse is caring for a client having respiratory distress related to an anxiety attack. Recent arterial blood gas values are pH that is 7.53, PaO2 that is 72 mmHg, PaCO2 that is 32 mmHg and bicarb 28 mequivalent per liter. Which conclusion about the client should the nurse make? Options are the client has acidotic blood, the client is probably overreacting, the client is fluid volume overloaded, the client is probably hyperventilating. तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि क्लाइंट का जो पीएच है वो कितना है, 7.53. तो 7.53 पीएच कौन सी रेंज में आ रहा है, एल्कलाइन रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं पीएच इज 7.53. दूसरी चीज़ में दे रखी PaO2 दैट इज 72 mmHg. तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि क्लाइंट का कौन सा ब्लड है, एसिडोटिक ब्लड है, जबकि इसमें कैसे दिख रहा है, एल्कलाइन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है. फिर आगे वैल्यूज़ देखते हैं. फिर इन्होंने बोल रखा है PaCO2 की वैल्यू जो कि कितनी हमारी 32 mmHg, और बाकी हमारे बाइकार्ब की वैल्यू दे रखी है जो कि है 28 mequivalent पर लीटर. तो पीएच कैसा दिख रहा है इस केस में आपको, 7.53 इंक्रीज्ड. PaCO2 35 to 45 होता है तो PaCO2 कैसे दिख रहा है, डिक्रीज्ड. बाइकार्ब कौन सी रेंज में, लगभग नॉर्मल रेंज में हमारी लगभग हम 22 से लेकर 26 या 28 हम एक रेंज लेते हैं जो ये नॉर्मल रेंज होती है. तो अगर मैं देखूँ पीएच बढ़ा हुआ है, PaCO2 हमारा डिक्रीज्ड है, ठीक है, तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ को देख के हमें ये पता लग रहा है कि क्लाइंट रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस वाली कंडीशन में, क्योंकि पीएच बढ़ा हुआ है. और दूसरी वैल्यूज़ हम क्या देखते हैं जब भी हम रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग देखते हैं, PaCO2 जो कि क्या है, डिक्रीज है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस पता चल रहा है हमें. तो ऑप्शंस में देखिए एसिडोटिक ब्लड तो है नहीं क्योंकि एल्कलाइन है. नेक्स्ट ऑप्शन द क्लाइंट इज प्रोबेबली ओवर रिएक्टिंग. क्लाइंट ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये एक फाइनल कंक्लूजन नहीं दे रहा है हमें, ठीक है. थर्ड ऑप्शन द क्लाइंट इज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड. फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड का कोई भी ऐसा साइन नहीं देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में हमें. लास्ट ऑप्शन द क्लाइंट इज प्रोबेबली हाइपर वेंटिलेटिंग. ये क्लाइंट क्या कर रहा है, प्रोबेबली हाइपर वेंटिलेट कर रहा है. हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइंट में रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा. Next question is, the nurse is caring for a client with DKA, diabetic ketoacidosis, and documents that the client is experiencing Kussmaul's respiration. Which pattern did the nurse observe?
आपको स्मॉल रेस्पिरेशन एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिगार्डिंग कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिगार्डिंग एक कंडीशन है DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब जो एबनॉर्मल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको भी बता देती हूँ, जो कुस्मॉल रेस्पिरेशन होती है, कुस्मॉल रेस्पिरेशन में मेनली हमारा क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाती है ऑफ रेस्पिरेशन। रेट और डेप्थ बढ़ती, दो चीज़ याद रखें, इंक्रीज रेट एंड इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सीधे हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन में से हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन दैट आर शैलो, हमने शैलो तो नहीं बोला है तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेशन दैट आर इंक्रीज्ड इन रेट, यस, हमने बोला था स्मॉल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है और डेप्थ भी बढ़ती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेस्पिरेशन दैट आर अब नॉर्मली स्लो नहीं होती है, रेट बढ़ रहा है, इसका अपोजिट है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रेस्पिरेशन दैट आर अब नॉर्मली डीप, जो रेस्पिरेशन क्या होती है, डीप होती है, तो यही मैंने अभी आपको बताया है कि DKA के केस में रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है और डेप्थ भी बढ़ती है रेस्पिरेशन की। तो ये दो हमारे ऑप्शन आंसर हो गए। बाकी लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, रेस्पिरेशन दैट सीज फॉर सेवरल सेकंड, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें आपको कहीं बताया नहीं है कि रेस्पिरेशन सीज हो रही है, और बाकी रेस्पिरेशन सीज जब होती है तो उसको हम बोलते हैं एपनिया, तो ये ऑप्शन आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारे जो ऑप्शन आंसर होंगे वो होंगे सेकेंड एंड फोर्थ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।